हेलो एवरीवन। तो आइए आज समझते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू का यूज करके हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर दो वर्चुअल एग्जांपल लेकर के रखा है। एक है कंपनी ए। कंपनी ए का एसेट साइज 100 करोड़ है, जिसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मशीन्स, लैंड एक्सेट्रा है। लाइबिलिटी 60 करोड़ है, जिसमें बैंक लोन, अकाउंट्स पेबल एक्सेट्रा है। अगर हम बुक वैल्यू देखें जो कि एसेट माइनस लाइबिलिटी होगा तो ये 40 करोड़ है। ये कंपनी 20 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे सेल हो रही है। उस हिसाब से इसका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 20 डिवाइडेड बाई 40.5 आता है। नेट प्रॉफिट पर ईयर देखें तो अगर हम एज्यूम करें तो ये 1 करोड़ है। उस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 आ रहा है। अगर हम कंपनी बी देखें तो कंपनी बी में भी एसेट लाइबिलिटी और बुक वैल्यू मैंने सेम रखा हुआ है, और ये कंपनी 80 करोड़ में सेल हो रही है। उस हिसाब से जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 80 करोड़ डिवाइडेड बाई 40, तो ये 2 पे आ रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट पर ईयर देखें, एज्यूम करें कि 4 करोड़ है, तो इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 करोड़ है। अगर इस पैरामीटर से देखें कि कौन सा कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बेहतर है, तो डेफिनेटली जो कंपनी ए है दिस इज बेटर देन कंपनी बी। क्यों? क्योंकि कंपनी ए के पास जो बुक वैल्यू है, मीन्स एसेट में से लाइबिलिटी अगर हम हटा दें तो जो बच जाता है वो काफ़ी बड़ा है, 40 करोड़ का, इन कंपेरिजन टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। जबकि कंपनी बी में अगर हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, दैट इज 40 करोड़, तो ये वैल्यू जो है वो मार्केट में जो कंपनी बिक रही है उससे काफ़ी कम है। मीन्स कंपनी का बुक वैल्यू 40 है और मार्केट में ये 80 करोड़ में बिक रही है, मीन्स दुगने भाव में बिक रही है, इसलिए सबका प्राइस टू बुक वैल्यू 2 हो रहा है। उस हिसाब से कंपनी ए इज बेटर कंपनी। अब आते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टॉक चूज करें। तो अब हम आते हैं स्क्रीनर पे। मैंने एक स्क्रीनर लगाया, स्क्रीनर में मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया ग्रेटर देन 1000 करोड़, ताकि हम फेयरली लार्ज कंपनी ले, एकदम छोटी कंपनी ना लें। प्राइस टू बुक वैल्यू मैं 1 से छोटा ही ले रहा हूँ, बड़े को उससे जो बड़ा है प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से, उसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ। प्रॉफिट जो है वो लास्ट प्रेसिडिंग ईयर के क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कम होना चाहिए अभी के तुलना में। हमारा सेल्स ग्रोथ 0 से बड़ा होना चाहिए, हमारा जो प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हमारा डिविडेंड यील्ड है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं वैसी कंपनी को लूँगा जो कि लेटेस्ट रिजल्ट पब्लिश किया हो। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। इस क्वेरी को रन करने से मेरे पास बहुत सारी कंपनी की लिस्ट आती है। इसमें बिंध्या टेलीलिंक है, महाराष्ट्र स्कूटर है, रेन इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे वैसी कंपनी को ही लेंगे जो कि नॉन होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी वो है जो सिर्फ दूसरे का स्टॉक खरीद के रखती है, जैसे महाराष्ट्र स्कूटर। बट नॉन होल्डिंग कंपनी वो है जिनका अपना कुछ बिजनेस है। तो यहाँ पे बिंध्या टेलीलिंक और रेन इंडस्ट्री, इनका अपना बिजनेस है। अभी हम देखें तो जो रेन इंडस्ट्री है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस है। क्यों कॉम्प्लेक्स केस है? क्योंकि इनका जो लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट है दैट इज -35, ये निगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स केस को स्टडी करते हैं कि इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कब परचेज करना चाहिए। तो अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू देखें तो ये 0.5 है। मतलब इनके पास जितना एसेट है अगर उसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो भी जो बच जाता है उसके आधे प्राइस में ये बिक रहा है मार्केट में। तो अभी इसके बाकी डिटेल्स देखते हैं। अगर हम बाकी डिटेल देखें तो ये कार्बन सीमेंट और एडवांस मटेरियल प्रोड्यूसर है। ये फेयरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसका अगर हम बाकी डिटेल देखें, ये करीब 3500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अगर हम ये चार्ट देखें, जिससे कि काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको स्किप कर देते हैं, हम इसको चार्ट को देखेंगे बाद में। इसके बाकी कंपटीशन की कंपनी कौन सी है? बहुत सारी कंपनी है, पेट्रोलियम की कंपनी है, ये सारी, क्योंकि ये कार्बन में डील करती है तो पेट्रोलियम की कंपनी मोस्टली इसके कंपटीशन में है। अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो ये सितंबर 2022 में करीब 5,500 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही थी, और अभी हम देखें तो ये 4,400 करोड़ के बिजनेस कर रही है। अगर हम एनुअल चार्ट देखें तो एनुअल चार्ट में ये करीब 2013 में 12,000 करोड़ का सेल्स था इनका, और जो कि धीरे धीरे बढ़ते दिसंबर 22 में 21,000 करोड़ हुआ। अभी ये 16,000 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रही है। तो अभी ये मान के चलें तो 15,000
15,000 16,000 के आसपास इनका सेल्स है। और अगर आप प्रॉफिट देखें तो इनका प्रॉफिट जो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा पॉजिटिव चल रहा था, अभी ये निगेटिव चल रहा है। अभी कर लेटेस्ट देखें ट्रेलिंग 12 मंथ तो ये -35 करोड़ चल रहा है। बट स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होता। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंपनी काफ़ी दिनों से निगेटिव प्रॉफिट में चल रही थी, बहुत दिनों से। अभी ये प्रॉफिट पिछले जून 2025 में प्रॉफिटेबल हो गई है। अगर ये कंपनी सेम जो क्वार्टरली प्रॉफिट दे रही है, अगर उतना ही प्रॉफिट कमाती रही 83 और 130, हम मान के चलते हैं कि दिस इज 100 करोड़ ऑन एन एवरेज। अगर ये 100 करोड़ ऑन एन एवरेज से देखें, अगर ये अगले 2 क्वार्टर के लिए भी 100 करोड़ कमाती है तो ये करीब करीब 400 करोड़ कमाएगी। अगर ये हम 400 करोड़ को अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 3,500 उसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये करीब 10 से भी कम आता है, करीब ये 9 के आसपास आता है। तो अगर हम देखें तो इस कंपनी का रेन इंडस्ट्री, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा वो 3,500 कंसिडरिंग कि इसका प्राइस चेंज ना हो। और जो हमारा इनकम है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट, ये हमारा 400 करोड़ है। ये हमारा मार्केट कैप है अभी। अगर हम 2 क्वार्टर के बाद देखें तो प्रॉफिट 2 क्वार्टर मीन्स जून, सितंबर, देन अगेन मार्च, देन अगेन जून, मीन्स जून 26। अगर ये जून 26 में 400 करोड़ कमाती है और अगर इसका प्राइस सेम रहता है तो उस केस में इसका जो पी रेशियो होगा वो हमारा पी रेशियो 8.75 होगा, जो कि 10 से भी कम होगा। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.5 है। अभी हम देखते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो अभी इसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी दिनों से गिर रही है। और आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ फेयर बिकॉज दिस कंपनी वाज हैविंग निगेटिव प्रॉफिट। बट हमारा निगेटिव प्रॉफिट कब से था? ये जो कंपनी का निगेटिव प्रॉफिट था, दिस निगेटिव प्रॉफिट वाज फ्रॉम सितंबर 2023 टू मार्च 2025। तो हम देखते हैं सितंबर 2023 से मार्च 2025 के बीच में क्या हुआ। तो आते हैं सितंबर 2023, सितंबर जो रिजल्ट निकला होगा, ये रिजल्ट हमारा यहाँ के आसपास, सितंबर का रिजल्ट करीब नवंबर के आसपास में आया होगा। तो सितंबर से लेकर के और अभी जून के पहले तक, मतलब मार्च 2025, अगर हम मार्च 2025 लें तो मार्च, अप्रैल, मई में इसका रिजल्ट आया होगा। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन, ये जो पूरा पीरियड दिख रहा है, इसमें इनका निगेटिव प्रॉफिट था। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये जो इनका ड्यूरेशन है, ये जो इनका ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में इनका निगेटिव प्रॉफिट था। अभी इनका प्रॉफिट बढ़ गया है, अभी इनका प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया है, बट स्टॉक अभी भी गिरे जा रहा है। सपोज कि अगले 2 क्वार्टर में ये जो स्टॉक है, अगर वो इधर ही कहीं आसपास में रहता है, करीब 100 के नीचे ट्रेड करता है, अभी 104 पे ट्रेड कर रहा है, अगर 100 के नीचे ट्रेड करता है और इसका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट रहता है, जैसे अभी 100 के आसपास ऑन एन एवरेज चल रहा है, अगर ये कंसिस्टेंट रहता है तो इनका पी रेशियो हो जाएगा 8.75 और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगा 0.5। तो उस केस में ये काफ़ी एक लिक्विडिटी प्रोपोजिशन होगा। जैसे अगर हम देखें तो अभी इसका जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये गिर करके और 0.5 पे आ गया है। और इसका जो पी रेशियो है, जो कि अभी आपको अजीब सा दिख रहा होगा, -26 दिख रहा होगा, बट अगर हम फॉरवर्ड पी की बात करें, जो कि अगले 2 क्वार्टर में अगर ये 100 करोड़ कमाती है, जिसके कि काफ़ी चांसेस है क्योंकि पहले कंपनी कमा रही थी, बीच में लॉसेस में थी और फिर कमाने लगी है, तो ये जो पी रेशियो है ये 9 पे आ जाएगा। तो इसके प्राइसेस गिर रहे हैं, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो हाफ से भी कम हो रहा है। अगर ये और गिरता है तो ये 0.5 ना रह के 0.4 समथिंग आ जाएगा।
उस केस में जो इस टाइप की कंपनी है उसके जो उसके एक बार अच्छे रिजल्ट आने के बाद, 4 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आने के बाद जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा वो 0.5 के नीचे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही ये कंपनी जो है वो, अगर आप ऑन एन एवरेज भी देखें तो पहले भी ये एटलीस्ट 1 तक गया है, बट 1 पे टॉप है। हम टॉप पे नहीं लेके चलते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, जहाँ तक कि जानने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप देखें तो कंपनी जो है ये 0.9 तक जा सकती है। अगर ये 0.9 के पी तक भी जाती है तो अगर हम देखें कि इससे कितना प्रॉफिट होगा, सपोज कि ये 0.5 पे ही है और अगर ये 0.9 तक जाती है तो भी प्रॉफिट 80% होने के चांस है। बट हाँ, इसमें क्लू ये है कि अगले 2 क्वार्टर तक प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बट हाँ, अगर ये प्रॉफिटेबल होने लगेगा तो बहुत सारे जो अगले 1 क्वार्टर में और प्रॉफिट होगा तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका भी इस पर नज़र पड़ जाएगी और ये पहले ही बाई कर लेंगे और हो सकता प्राइस को ना गिरने दें। तो मेरे केस में मैं पहले से ही मैं वेट नहीं करता 2 क्वार्टर पूरा होने का, पहले से ही मैं थोड़ा थोड़ा परचेज करना शुरू कर देता हूँ, ताकि जब ये 4 क्वार्टर कंप्लीट कर ले और जब बाकी पब्लिक को, आम पब्लिक को जो प्रॉफिट दिखने लगे, जो इंस्टीट्यूशन उनको तो प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया होगा, बट जो आम पब्लिक है उनको प्रॉफिट दिखने लगे तो उस समय वो प्राइस सुटअप कर जाएगा और स्टॉक मिलता नहीं रहेगा, इसलिए पहले ही बाई कर लेते हैं। अगर हम देखें कि इसके इन्वेस्टर कौन हैं, तो इसके इन्वेस्टर अगर देखें तो प्रोमोटर के पास करीब करीब 41% है, जो कि काफ़ी दिनों से कंसिस्टेंट है। FII पहले 17% था, अभी ये 10% ही है। DII देखें तो पहले इसका DII करीब 2% के आसपास था, अभी ये 4% है। तो ये करीब करीब 55% जो है दैट इज आइदर प्रोमोटर, FII और DII। अगर आप पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक में भी कुछ HNI हैं जिनके पास करीब 3 + 1 4% है, मीन्स 60% इज आइदर विथ HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और विथ इंस्टीट्यूशंस और प्रोमोटर्स, और जो बाकी के जो 40% है दैट इज विथ रिटेलर्स, रिटेल पार्टिसिपेंट। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है वो एक तरह से मल्टी बैगर या बोले 70-80% प्रॉफिट देने वाली कंपनी बनते जा रही है। बट हाँ, अगर आप आज परचेज करोगे तो ये कंपनी अभी भी 20-30% गिर सकती है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, नहीं होगा। बट सिंस कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है तो बहुत चांसेस है कि ये प्रॉफिटेबल है। बट इस टाइप की कंपनी है वो थोड़ा हाई रिस्क कंपनी होती है, तो इसमें बहुत सोच समझ करके और कॉल लेना चाहिए। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं कि कैसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू का यूज करके और कैसे हम फॉरवर्ड पी का यूज करके और किसी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।